तो हेलो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 8 हमारी दुनिया। पाठ का नाम है इकाई 1 का क, भूमि मृदा एवं जल संसाधन। पाठ है इकाई 1 का क, भूमि मृदा एवं जल संसाधन। इसमें जितना भी क्वेश्चन और आंसर है इसके बारे में हम सब आपको नोट कराने वाले हैं, तो बन रहिए इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पाठ है इकाई 1 का क, क्लास 8 का है। पाठ का नाम है भूमि मृदा एवं जल संसाधन। आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए पाठ का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए नोट है। देखिए नोट कर लीजिएगा आप लोग। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 29% भाग पर भूमि का विस्तार है तथा 71% भाग पर जल का विस्तार है। हमारे पृथ्वी पर जितना भाग है, मान लीजिए 100% है, 100% में से 29% पर क्या है, 29% पर भूमि है। अब बचा कितना है, 71%। तो 71% भाग पर देखिए जल का विस्तार है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए अब प्रश्न है भूमि का उपयोग को लिखे। भूमि का उपयोग को लिखे। यहाँ पर आप लोगों को भूमि के उपयोग के बारे में बताना है। देखिए पहला उपयोग है पेड़ पौधा उगाने में। भूमि का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, पेड़ पौधा को उगाने में करते हैं। देखिए दूसरा है सड़क रेल मार्ग बनाने में। जैसे भूमि पर हम लोग रोड बनाते हैं ना, तो इसी पर न बनता है, भूमि पर। देखिए तीसरा है मकान बनाने में, भूमि पर ही मकान बनता है ना, घर। चौथा है कृषि कार्य करने में, मतलब खेती करने में, तो भूमि पर ही सब कुछ होता है। पांचवा है कारखाना स्थापित करने में, कारखाने मतलब कंपनी स्थापित करने में। छठवा है तालाब नहर कुआं बनाने में। ये है भूमि का उपयोग, आप लोग नोट कर लीजिए। इसका अगला क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न है भूमि उपयोग को के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। भूमि उपयोग के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। देखिए पहला कारक है प्राकृतिक कारक है, और दूसरा है मानवीय कारक है। यही दो कारक है जो भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि कौन कौन है। कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि मतलब कृषि करने के लिए भूमि है लेकिन वो उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध है। देखिए पहला है बंजर एवं व्यर्थ भूमि। जो बंजर भूमि है हम लोग उस पर कृषि कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है ना, बंजर हो गया है ज़मीन। दूसरा है सड़क मकान उद्योग में लगी भूमि। जैसे में सड़क में, मकान में, घर बनाने में जो भूमि लगा है उस पर भी कृषि कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, अनुपलब्ध है ना, अनुपलब्ध है भूमि है। देखिए अब देखिए प्रश्न है अगला प्रश्न, प्रतिभूमि दो प्रकार की होती है। पहला है चालू प्रतिभूमि, दूसरा है अन्य प्रतिभूमि। प्रतिभूमि दो प्रकार की होती है ना, पहला क्या है चालू प्रतिभूमि, और दूसरा है अन्य प्रतिभूमि। इसका अगला क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न है वही वाला, चालू प्रतिभूमि किसे कहते हैं। तो जिस भूमि पर 1 वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं की गई हो उसे चालू प्रतिभूमि कहते हैं। देखिए जिस भूमि पर 1 वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं की गई हो उसे चालू प्रतिभूमि कहते हैं। समझ में आ गया आपको, नोट कर लीजिए। प्रश्न है अन्य प्रतिभूमि किसे कहते हैं, वही हमारा दूसरा है। जिस भूमि पर 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम समय से कृषि नहीं की गई हो उसे अन्य प्रतिभूमि कहते हैं। देखिए जिस भूमि पर 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम, 1 साल से अधिक और 5 साल से कम समय से कृषि नहीं की गई हो उसे अन्य प्रतिभूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमि का निम्नीकरण किसे कहते हैं। भूमि का निम्नीकरण किसे कहते हैं। तो उत्तर देखिए जल जमाव से भूमि में लवणता और क्षारीयता का गुण बढ़ जाता है, जिसके कारण भूमि के स्वाभाविक गुणों में ह्रास हो रहा है, जिसे भूमि का निम्नीकरण कहा जाता है। देखिए जल जमाव से जहाँ पर पानी ज़्यादा जम जाता है
उसे मिट्टी की लवणता और क्षारीयता का गुण बढ़ जाता है, जिसके कारण भूमि में स्वाभाविक गुणों में ह्रास होता है। उसे भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है मृदा संसाधन किसे कहते हैं? देखिए, मिट्टी को ही मृदा संसाधन कहते हैं। आसान है ना? नोट कर लीजिए और वीडियो में बने रहिए। हम इसके अंदर का सभी क्वेश्चन आंसर लिखवाने वाले हैं। जितना क्वेश्चन है वो सब लिखवाएंगे आप लोगों को। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, उसके बाद देखिए। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न, ह्यूमस किसे कहते हैं? ह्यूमस किसे कहते हैं? मृदा में पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं अन्य सड़े गले पदार्थ के अवशेषों को ह्यूमस कहते हैं। देखिए, मृदा मतलब मिट्टी होता है। देखिए, मृदा में पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेषों को ह्यूमस कहते हैं। समझ में आ गया ना? नोट कर लीजिए। प्रश्न है, मृदा के उपयोग कौन कौन है? पहला उपयोग देखिए, फसलों की खेती करने में, मतलब मिट्टी का उपयोग पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो खेती करने में, फसलों की खेती करने में। दूसरा, मूर्तियाँ बनाने में, मतलब मूर्तियाँ बनाने में। तीसरा है गृह निर्माण करने में, गृह मतलब घर होता है, घर बनाने में, निर्माण मतलब बनाना। चौथा है पेड़ पौधे, घास झाड़ियाँ को उगाने में, पेड़ पौधे, घास झाड़ियाँ को उगाने में भी मिट्टी का उपयोग होता है ना। अब देखिए अगला प्रश्न है, मृदा का निर्माण कैसे होता है? देखिए, अब पूछ दिया है मृदा का निर्माण कैसे होता है। ये थोड़ा बड़ा है तो आप लोग थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए, मृदा के निर्माण में वहाँ उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जड़ी, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का योगदान होता है। नोट कर दीजिएगा आप लोग समझकर। मृदा निर्माण में सबसे पहले मौलिक चट्टान टूटती है। देखिए, मृदा निर्माण में सबसे पहले मौलिक चट्टान टूटती है। टूटे हुए कणों के महीन होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। टूटे हुए जो कण है ना, उसको महीन करने की प्रक्रिया है जो अनवरत मतलब लगातार चलती रहती है। हजारों लाखों वर्ष बाद वह चट्टानी टुकड़ा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतु क्षरण से महीन कणों में बदल जाता है, जो मृदा कहलाता है। देखिए, समझ में आ गया ना? देखिए, नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से, इसको समझकर लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, मृदा निर्माण में वहाँ उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र के जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जड़ों, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का योगदान होता है। ये सब उसमें उसका हाथ होता है, योगदान होता है। देखिए, मृदा निर्माण में सबसे पहले मौलिक चट्टान जो होती है ना, कठोर चट्टान टूटती है और फिर टूटे हुए कण महीन होता है। महीन होने के बाद प्रक्रिया लाखों हजारों वर्ष चलती रहती है और उसके बाद वो लाखों हजारों वर्ष बाद चट्टानी टुकड़ा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतु क्षरण के द्वारा महीन कणों में बदल जाता है, जिसे हम मृदा कहने लगते हैं। समझ में आ गया ना? नोट कर लीजिए आप लोग, बड़ा अच्छा है, आसान भी है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, देखिए, ऋतु क्षरण दो प्रकार की होती है। पहला जैविक या रासायनिक ऋतु क्षरण, इसका दो नाम है, जैविक चाहे रासायनिक, दोनों कह सकते हैं। दूसरा है भौतिक ऋतु क्षरण। अब देखिए प्रश्न है, जैविक या रासायनिक ऋतु क्षरण किसे कहते हैं? मतलब ये वाला है, उसका परिभाषा बोल रहे हैं किसे कहते हैं। देखिए, उत्तर लिखेंगे, पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मानवीय क्रियाओं से जल की प्रतिक्रिया द्वारा चट्टानों का टूटना एवं गलना जैविक या रासायनिक ऋतु क्षरण कहलाता है। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। प्रश्न है, भौतिक ऋतु क्षरण किसे कहते हैं? देखिए, उत्तर है तापमान में उतार चढ़ाव। तापमान मतलब गर्मी होता है, तापमान में उतार चढ़ाव मतलब कम ज़्यादा होना। तापमान कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, उतार चढ़ाव। तुषार क्रिया तथा चट्टानी परतों के फैलने
सिकुड़ने से चट्टानों का टूटना भौतिक ऋतुचरण कहलाता है। देखिए समझ में आ गया ना। तापमान में कम या ज़्यादा होना, उतार चढ़ाव, तुषार गिरिया तथा चट्टानी परतों के फैलने सिकुड़ने से चट्टानों का टूटना भौतिक ऋतुचरण कहलाता है। समझ में आप लोगों का आ गया हो गया। अब देखिए इसका मेन हेडिंग है मृदा के प्रकार है। क्या है? मृदा का प्रकार है, मेन हेडिंग है। यहाँ से अब सब हम लोग मृदा के बारे में पढ़ते आएंगे। तो देखिए पहला इसमें है उर्वरता के आधार पर मृदा दो प्रकार का होता है। उर्वरता के आधार पर मृदा दो प्रकार का होता है। पहला होता है उर्वर मृदा, दूसरा होता है अनुर्वर मृदा। इसका नाम एक और है बंजर मृदा। अब दोनों का परिभाषा हम लिखेंगे, तो देखिए नोट कीजिए। प्रश्न है उर्वर मृदा किसे कहते हैं? देखिए वैसा मृदा जो उपजाऊ होती है उसे उर्वर मृदा कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए अगला प्रश्न है अनुर्वर मृदा किसे कहते हैं? वैसा मृदा जो कम उपजाऊ होती है उसे अनुर्वर मृदा कहते हैं। समझ में आ गया? रीड हूँ, दोनों नोट कर लीजिए आप लोग। इसका अब अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रकार है गठन या संरचना के आधार पर मृदा तीन प्रकार का होता है। पहला होता है बलुई मृदा, दूसरा चिकनी मृदा, तीसरा दोमट मृदा। समझे? अब देखिए प्रश्न, देखिए प्रश्न है यही वाला पहला वाला, बलुई मृदा किसे कहते हैं? वैसा मृदा जिसमें बालू और कले की मात्रा दोनों होती है, लेकिन बालू की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उसे बलुई मृदा कहते हैं। देखिए वैसा मृदा जिसमें बालू और कले, जो बालू में काला काला चीज़ होता है ना, वही है, दोनों होती है, लेकिन बालू की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे बलुई मृदा कहते हैं। दूसरा क्या था? चिकनी मृदा था। चिकनी मृदा किसे कहते हैं? वैसा मृदा जिसमें कले की मात्रा अधिक होती है उसे चिकनी मृदा कहते हैं। देखिए इसमें काला की मात्रा जो होती है ना अधिक होती है, उसे चिकनी मृदा कहते हैं। इसका अगला था दोमट मृदा। तो लिखेंगे प्रश्न दोमट मृदा किसे कहते हैं? वैसा मृदा जिसमें कले और बालू की मात्रा समान होती है उसे दोमट मृदा कहते हैं। देखिए कला और बालू दोनों की मात्रा क्या होती है? समान होती है, बराबर बराबर होती है, उसे दोमट मृदा कहते हैं। देखिए अगला प्रकार है रंग के आधार पर मृदा चार प्रकार का होता है। ऐसी वीडियो बन रही है और कमेंट कीजिए, हम लोग इसका अगला पार्ट का भी वीडियो डालने वाले हैं। जो चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसका वीडियो डाल देंगे। ओके, देखिए रंग के आधार पर मृदा चार प्रकार की होती है। पहला लाल मृदा, दूसरा काली मृदा, तीसरा भूरी मृदा, चौथा बादामी मृदा। इसका प्रकार आप लोग ऐसे जान जाएंगे। देखिए जिस मृदा का रंग लाल होता है उसे लाल मृदा कहते हैं, काली मृदा का रंग काला होता है, भूरी मृदा का रंग भूरा होता है, बादामी मृदा का रंग बादामी होता है। इसका हम लोग आंसर छोड़ देते हैं, कोई इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए अगला प्रश्न खादर किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। प्रश्न है बांगर किसे कहते हैं? बांगर है पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। देखिए नवीन मतलब नया होता है, अब पुराना या तो समझ से पुराना होता है, तो नया जलोढ़ मृदा तो उसे खादर कहेंगे, जो पुराना है उसे बांगर कहेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है भारत में पाए जाने वाले मृदा का नाम लिखना है। देखिए भारत में पाए जाने वाले मृदा का नाम मतलब भारत में जो मृदा पाया जाता है उसका नाम लिखना है। सब मृदा लिख लेंगे जो है। देखिए लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, पीली मृदा, बादामी मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, चिकनी मृदा, दोमट मृदा, भूरी मृदा इत्यादि। अब देखिए प्रश्न, देखिए एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न है लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है? देखिए लाल मृदा का रंग आखिर लाल क्यों होता है? अब देखिए लाल मृदा में लोहे का अंश पाया जाता है।
इसके कारण इसका रंग लाल होता है। समझ में आ गया ना? लाल मृदा में लोहे का अंश पाया जाता है, इसलिए इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। अब देखिए, अब यह प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण ही है, काली मृदा का रंग काला क्यों होता है? देखिए, एल्यूमिनियम एवं लोहे यौगिक के उपस्थिति के कारण काली मृदा का रंग काला होता है। देखिए, एल्यूमिनियम एवं लोहे यौगिक के कारण, लौह यौगिक के कारण, उपस्थिति के कारण काली मृदा का रंग काला होता है। समझ में आ गया? अब देखिए, अब पढ़ेंगे मृदा, सब मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं। हम हेडिंग लिखे था ना, मृदा के प्रकार, मृदा के बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए, काली मृदा भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है? तो पहला देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि, ये सब राज्य में काली मृदा पाई जाती है। अब प्रश्न है, नोट है, देखिए नोट कर लीजिएगा लोग। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। कोई पूछेगा नोट की मतलब क्या हो गया? इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों आ गया। कोई पूछे काली मृदा किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए बोल देंगे, काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अब प्रश्न है, देखिए, लाल एवं पीली मृदा भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है? ये दोनों मृदा एक ही होती है। जो लाल मृदा होती है उसमें पानी डालने पर उसका रंग पीला होने लगता है। पता है ना आप लोगों को कि लाल मृदा और पीला मृदा एक ही होता है। पानी उसमें थोड़ा डालेंगे तो उसका रंग पीले टाइप होने लगेगा। देखिए, भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है? तो उड़ीसा, मेघालय, झारखंड, 3 राज्य में बस। अब नोट है, देखिए नोट है, पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। सबको पता होगा पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, लेटेराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो उत्तर है, लेटेराइट मृदा का निर्माण निक्षालन प्रक्रिया द्वारा होता है। लेटेराइट मृदा का निर्माण निक्षालन प्रक्रिया द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मृदा भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है? देखिए, उत्तर है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इत्यादि। 3 राज्य है जहाँ पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा हल्के भूरे रंग की होती है। नोट है, देखिए गलती से हो गया, नोट है, देखिए मरुस्थलीय मृदा हल्के भूरे रंग की होती है जो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। इसमें 2 क्वेश्चन हो गया। मरुस्थलीय मृदा किस रंग की होती है? हल्के भूरे रंग की होती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। नोट का मतलब है कि इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों हो जाएगा। अब पढ़ेंगे, देखिए आगे हेडिंग है, मिट्टी के बारे में खत्म हो गया। विभिन्न महासागरों का नाम तथा जल की मात्रा प्रतिशत में। पृथ्वी पर कितना महासागर है? 4 है। देखिए, आप लोग को नहीं पता होगा लेकिन देख लीजिए। पहला प्रशांत महासागर है, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर। देखिए, विभिन्न महासागरों का नाम तथा जल की मात्रा परसेंट में, कितना परसेंट जल है कुल जल का? तो जो प्रशांत महासागर सबसे ज़्यादा जल है, इसमें 49.9% है। अटलांटिक महासागर है 25.7% है। हिंद महासागर है इसमें 20.5% है। आर्कटिक महासागर इसमें 3.9% है। ये नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा। समझे? अब देखिए आगे, अब प्रश्न है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? इस पार्ट में देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, आप लोगों को कोई लिखवाता नहीं होगा, लेकिन इसमें जितना अंदर का क्वेश्चन है इस पार्ट का, इकाइयाँ का क, इसके अंदर का सभी क्वेश्चन हम लिखे हैं। जैसे देखिए प्रश्न है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? प्राकृतिक या मानवीय कारणों द्वारा मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर या बहकर चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। देखिए, प्राकृतिक या मानवीय कारण द्वारा, 2 कारण है। प्राकृतिक मतलब हवा बह जाता है, एक मानवीय कारण मानव फेंक देता है इधर उधर। तो प्राकृतिक या मानवीय कारणों द्वारा
मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर उड़कर या बहकर चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। समझे? अगला देखिए, नोट है। देखिए, भारत में विश्व का लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। देखिए, भारत में जनसंख्या है ना, जो विश्व में पूरा देखिए भारत में विश्व का लगभग, देखिए विश्व में जितनी जनसंख्या है ना उसमें 16% केवल भारत में ही है, भारत में निवास करती है, जिसके लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल है। और उसके लिए जल कितना है? 4% है। विश्व में 100% माना जनसंख्या है तो 16% सिर्फ भारत में है और जल 4% ही है। बहुत गलत बात है ना। प्रश्न की, मृदा अपरदन को रोकने का उपाय या मृदा संरक्षण का उपाय लिखे। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, आप लोग को कोई समझाया नहीं होगा। देखिए कैसे एक है। देखिए, मृदा अपरदन को रोकेंगे हम, या मृदा का संरक्षण करेंगे मतलब बचाएंगे, तो दोनों एक ही नहीं हुआ। मृदा को रोकेंगे या उसको हम बचाएंगे। मृदा को बर्बाद होने से मतलब अपरदन होने से रोकेंगे या उसको संरक्षण करेंगे, दोनों एक ही हो गया ना। तो देखिए, उपाय है पर्वतीय क्षेत्रों में समोच्च-रेखीय खेती करना, पहला उपाय है। दूसरा देखिए, बंजर भूमि पर घास लगाना। तीसरा है पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण करना। चौथा है फसल चक्र तकनीक को अपनाना। पांचवा है जैविक खाद का प्रयोग करना। अब देखिए प्रश्न, जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जल में दूषित पदार्थ का मिल जाना जो जीवन के लिए हानिकारक होता है उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल में दूषित पदार्थ का मिल जाना जो जीवन के लिए हानिकारक होते हैं उसे जल प्रदूषण कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, जल चक्र किसे कहते हैं? ये गलती से हो गया था, यहाँ पर चक्र होगा। जल चक्र किसे कहते हैं? देखिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। गर्मियों के दिनों में सागर, महासागर, नहर का पानी वाष्प बनकर ऊपर की ओर जाने लगता है। गर्मी के दिनों में ना सागर, महासागर का पानी क्या होता है? गर्म होकर वाष्प बनने लगता है। पता है ना कि गर्म होने पर जल वाष्प बनता है और ऊपर की ओर जाने लगता है। वहाँ बादल का निर्माण करता है। ऊपर जाता है तो क्या करता है? बादल का निर्माण करता है और वर्षा के दिनों में पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। यह चक्र लगातार चलता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। समझे? जो सागर, महासागर का पानी है गर्मी के दिन में वाष्प बनकर ऊपर जाता है और वहाँ बादल का निर्माण करता है और फिर वहीं वर्षा के दिन में नीचे आ जाता है। फिर ये ऐसे ही होता है, फिर गर्मी के दिन में वाष्प बनकर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो यह चक्र लगातार चलता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। प्रश्न है, जल संकट किसे कहते हैं? मनुष्य के आवश्यकतानुसार जल ना मिल पाना जल संकट कहलाता है। देखिए, मनुष्य के मतलब मानव के आवश्यकता अनुसार जल नहीं मिल पाना, आवश्यकता अनुसार हम लोग जल नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? उसे जल संकट कहेंगे ना। अब देखिए नोट है, जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण है। जल किसका मिश्रण है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। अब है लास्ट प्रश्न, जल के प्रदूषित एवं बर्बाद होने से बचाने का तकनीक कौन कौन है? जल को प्रदूषित एवं बर्बाद होने से बचाना है, तकनीक कौन कौन है? तो पहला है वर्षा जल का संग्रहण करना। दूसरा है जल को प्रदूषित होने से बचाना। तीसरा है जल को समुचित उपयोग करना। चौथा है सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाना। तो ये आपका ख़त्म हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो अच्छा लगा तो,
ऐसे ही अगला वीडियो हम लाएंगे।